अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। कैम्ब्रिज का टॉपिक है ये। एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस टॉपिक वेरी वेरी इजी फॉर यू। दिस इज द कैम्ब्रिज सिलेबस जो आपको नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज सिलेबस, व्हाट यू हैव टू डू, it is mentioned in the syllabus that candidates should know the distribution of temperature and rainfall, including monsoon, depression, and convectional rain. It means कि आपको लोकेशंस का पता होना चाहिए। लोकेशन वाइज यू शुड नो द टेम्परेचर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मॉनसून रेनफॉल किन किन एरिया में होती है, वेस्टर्न डिप्रेशन किन एरियाज में एक्सपीरियंस होते हैं, और कन्वेक्शनल रेन किन एरियाज में होती है। अब इन सारे जितने ये पैटर्न्स आपको रेनफॉल के दिए हुए हैं, इसमें से सिर्फ आपको फॉर्मेशन और जो कॉजेज हैं वो मॉनसून रेनफॉल की करनी है, बाकी रेनफॉल की आपको कॉजेज नहीं करनी। नेक्स्ट कंटेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, नो सीजनल एंड रीजनल वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन कि पैटर्न में जो चेंजेस हैं, कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। लाइक अगर आप देखें तो टेम्परेचर कहां ज्यादा है कहां कम है। देन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देम, और कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर किसी जगह पर हाई होता है किसी जगह पर कम होता है। नेक्स्ट इज डिप्रेशंस, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू देम इंक्लूडिंग डिप्रेशंस, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसके बाद अगला आपका कंटेंट है अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ द मॉनसून। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि यू नो नीड टू डू द कॉजेज ऑफ रेस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ रेनफॉल। आपका सिलेबस सिर्फ रिक्वायर कर रहा है मॉनसून की कॉजेज। ठीक है, आफ्टर दैट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड रीजन्स। आपने इसके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। टेम्परेचर कितना होता है, गर्मियों में कितना टेम्परेचर है, सर्दियों में कितना है, रेनफॉल पैटर्न्स क्या है, किन सोर्सेज से रेनफॉल होती है, इंक्लूडिंग द सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, देन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन डे लेंथ एंड क्लाइमेट। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आप इसकी बायो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। इसलिए जहां जहां पर आपने क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ना है, आप साथ ही उसका इन्फ्लुएंस मेंशन कर दीजिएगा। देन इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर, जो कि आपके माउंटेनियस एरियाज का होता है, आइस एंड स्नो ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल इन द माउंटेन्स। स्पेसिफिकली एग्जामिनर अगर इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट आपको देगा तो वो लो टेम्परेचर, आइस और स्नो का देगा इन द क्वेश्चंस फॉर माउंटेनियस एरियाज। देन अगर वो आपको कहता है रेन स्टॉर्म्स और फ्लड्स, इसका अब स्पेसिफिकली वो आपसे पूछेगा एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे और कम्युनिकेशन पे। स्पेसिफिकली रेनस्टॉर्म और फ्लडिंग, हाउ रेनस्टॉर्म एंड फ्लडिंग दे इफेक्ट एग्रीकल्चर, हाउ दे इफेक्ट इंडस्ट्री एंड हाउ दे इफेक्ट कम्युनिकेशन। और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ऑल दीज थिंग्स ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये आपका वो चीजें हैं विच इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर इन क्लाइमेट। बहुत कोई एक्स्ट्रा आपको इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस एंड सिलेबस इज वेरी इजी। आगे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। यस, इफ यू लुक इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन पाकिस्तान, तो आप ये एरियाज देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द की जो आपके टेम्परेचर्स को शो कर रही है। ठीक है, ये 2015 का एक मैप है। टेम्परेचर पैटर्न, एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ, टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्सेप्ट द एरियाज विच आर माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, उसके बाद सर्दर्न एरियाज और जो आपके कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर है, नॉर्दर्न एरियाज में आपके कूलर टेम्परेचर्स हैं। अगर हम इसकी सीजनल वेरिएशंस की बात करें तो समर्स में जो मई टू सितंबर का आपका सीजन होता है, वेरी हॉट इन प्लेन एरियाज, जैसे कि आपके इसमें इंटीरियर सिंध देख लें, पंजाब देख लें। इसी तरह से विंटर्स की अगर आप बात करते हैं तो आपके सर्दर्न पार्ट्स जो हैं,
जैसे कि आप वो माइल्ड होते हैं और नॉर्दर्न पार्ट्स जो हैं आपके वो कूल होते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स दे में एक्सपीरियंस स्नोफॉल ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है। और अब फैक्टर्स इस पे कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होना, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है इसकी, फैक्टर्स इफेक्टिंग टेम्परेचर इन पाकिस्तान। तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आप देखिए कि पाकिस्तान इज लोकेटेड फ्रॉम 24 डिग्रीज नॉर्थ टू 37 डिग्रीज नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इसका मतलब है वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सन, और सन का जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा ड्यू टू द स्फेरिकल अर्थ, ठीक है। अब आप देखें 24 इज मच क्लोजर टू 0 डिग्री, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम, हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा इक्वेटर से, जिसकी वजह से पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान which are over here they have high temperature. As we move from south towards the north, temperature decreases. इसी तरह से अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो इट मींस हाइट, हाइट अबव द सी लेवल। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनका लैटिट्यूड तो लो है बट स्टिल दे आर वेरी लो टेम्परेचर एरिया सच एज कोयटा। देखें कोयटा एंड मुल्तान इन दोनों का सेम लैटिट्यूड है, लेकिन टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इनके टेम्परेचर में डिफरेंस है काफी ज्यादा। सेम टाइम पे, यानी अगर सेम मंथ में आपका टेम्परेचर मुल्तान का और है, कोयटा का और है, क्योंकि कोयटा सेम लैटिट्यूड पे तो है लेकिन उसका अल्टीट्यूड जो है अबव द सी सरफेस इट इज हायर। तो आपको पता है जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर स्पेस की तरफ जाएंगे ड्यू टू द नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि आपकी जो माउंटेन्स हैं दे आर नॉट पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, दे आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्पेस। सन हमारे ईस्ट में है, दैट्स वाई जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दो रीजंस होंगी, तीसरा रीजन है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्योंकि जैसे जैसे आप सी से इनटू द कॉन्टिनेंट जाएंगे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का इफेक्ट कम होता जाएगा। दैट्स वाई एरियाज विच आर ऑन द कोस्ट दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, लेकिन जो आपके इंटीरियर एरियाज हैं, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है या नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, वहां का क्लाइमेट आपको डिफरेंट मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंट मिलेगा। दिस इज हाउ in different parts of Pakistan at the same time you experience different temperature. Next is the distribution of rainfall. आपका एग्जामिनर क्या पूछता है, रेनफॉल पैटर्न्स। तो देर आर so many sources of rainfall, ठीक है। वेस्टर्न डिप्रेशंस है, कन्वेक्शनल रेन है, मॉनसून रेनफॉल है, रिलीफ रेनफॉल है। रिलीफ रेनफॉल एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय योर एग्जामिनर, मॉनसून रेनफॉल रिक्वायर्ड है, कन्वेक्शनल रेनफॉल रिक्वायर्ड है, डिप्रेशंस आपके रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो मॉनसून रेनफॉल, इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं रेनफॉल डिक्रीज होती है, इसीलिए हाईएस्ट रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, और लोएस्ट रेनफॉल बलोचिस्तान और थर्ड डेजर्ट के रीजन में हमें रिसीव होती है। यहां पर आप देखें तो मॉनसून रेनफॉल इट अकर्स इन समर्स July to September. Winds come from Arabian Sea as they are full of moisture. That's why they cause rainfall in Punjab, upper parts of Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and some parts of Sindh. और करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके देखें तो हैवी है लेकिन इरेगुलर है, और मे बी इन सम टाइम्स इट कॉजेज फ्लड्स। फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करें तो सिंपल जो मेथड है आपका, हॉट समर्स की वजह से हॉट एयर राइजेस, इट कूल्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेनफॉल, जो सिंपल हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं ये वो आपका पैटर्न है। फिर आपकी रिलीफ रेनफॉल है तो इट इज रिलेटेड टू द रिलीफ, तो मोस्टली इट अकर्स इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान सच एज हिंदू कुश, ठीक है। और इसका पैटर्न हमें रिक्वायर नहीं है। डिप्रेशंस हैं तो दे अकर इन विंटर्स दिसंबर टू मार्च, अगर एग्जामिनर आपसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो दिसंबर टू मार्च है, विंटर्स में है, एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, पंजाब के अपर पार्ट्स और खैबर पख्तूनख्वा के पार्ट्स, स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स दे रिसीव रेनफॉल
through this source, and sometimes eastern parts of Punjab भी अगर ये अगर आपका डिप्रेशन जो है बहुत स्ट्रांग हो तो वहां पर भी इनके थ्रू रेनफॉल हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम सीजनली देखें पाकिस्तान की बात करें तो स्प्रिंग सीजन में मार्च टू अप्रैल की बात करते हैं तो माइल्ड टेम्परेचर होता है और कभी कभार बारिशें आपकी होती हैं। मई टू सितंबर वेरी हॉट, और इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान मॉनसून रेनफॉल होती है। ऑटम सीजन हमारा अक्टूबर नवंबर होता है, ड्राई और प्लेजेंट होता है। फिर विंटर्स में कोल्ड होते हैं, ड्राई रेन और कोल्ड कूल एंड ड्राई होते हैं, और रेन जो है वो आपकी वेस्टर्न डिप्रेशन लेके आते हैं। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशंस इन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये आपका ये भी सिलेबस का कंटेंट है कि व्हाट आर द सीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट इन पाकिस्तान। तो स्प्रिंग सीजन मार्च टू अप्रैल माइल्ड टेम्परेचर ओकेजनल रेन, मई टू सितंबर अगेन वेरी हॉट मॉनसून रेन, अक्टूबर टू नवंबर ड्राई एंड प्लेजेंट, December to February cold and dry, rain from western disturbances। रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का क्लाइमेट जो है, रीजनल वेरिएशन में आपने रीजन्स को कंपेयर करना है, सीजनल वेरिएशन में आपने सीजन्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में कोल्ड क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल आपकी होती है। पंजाब प्लेन्स जो है इसकी बात अगर करें, हॉट समर्स, कूल विंटर्स और मॉडरेट रेनफॉल, उसमें भी मोस्ट ऑफ द रेनफॉल it occurs from July to September through monsoon and convectional rain। फिर बलूचिस्तान प्लेट्यू के एरियाज आ जाते हैं, ड्राई और एरिड होते हैं, लो रेनफॉल है। फिर जितने हमारे डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर भी आपके लो रेनफॉल है, सच एज थर की बात करें, बलूचिस्तान एरिया की बात करें, क्योंकि रेन शेडो एरियाज हैं आपके। तो कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो दे आर ह्यूमिड एंड मॉडरेट। अब कौन कौन सा वेदर सिस्टम इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, ये भी आपके सिलेबस का कंटेंट है। डिप्रेशंस, वेस्टर्न डिप्रेशंस जिनको हम बोलते हैं, इन विंटर्स वेस्टर्न डिप्रेशन पाकिस्तान को इफेक्ट करते हैं एज दे ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज दे आर इफेक्टेड थ्रू दिस। फिर थंडरस्टॉर्म्स, दे आर कॉमन इन समर एंड दे आर कॉज्ड बाय कन्वेक्शनल हीटिंग, हैवी रेनफॉल होती है इससे। साइक्लोन्स है, दे फॉर्म ओवर द वार्म सीज लाइक द अरेबियन सी। तो मोस्टली इफ दे हिट द कोस्टल एरियाज तो ये सिंध के कोस्टल एरियाज को इफेक्ट करते हैं, जिससे वहां पर हैवी रेन होती है, फ्लडिंग होती है और स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज होती हैं। अब अगला जो कंटेंट है आपका, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मॉनसून रेनफॉल की कॉजेस क्या है। आपसे वो रिलीफ नहीं पूछता, आपसे वो कन्वेक्शनल की कॉज नहीं पूछता, आपसे वो वेस्टर्न डिप्रेशन की कॉज नहीं पूछता। आपका सिलेबस स्पेसिफिकली आपसे कॉजेज ऑफ द मॉनसून पूछता है। तो आपको पता है गर्मियों में और सर्दियों में भी एक आप फॉर्मूला याद रखें कि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। इसलिए गर्मियों में जब टेम्परेचर हाई होता है तो आपका जो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं एज कंपेयर टू सराउंडिंग लैंड्स वो जल्दी गर्म हो जाते हैं एंड वाटर इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन, सॉरी हीटिंग अप। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो अब सब कॉन्टिनेंट का पार्ट अगर आप देखें जहां पर पाकिस्तान लोकेट कर रहा है तो हमें आपका इंडियन ओशन इफेक्ट कर रहा है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड द सब कॉन्टिनेंट पार्ट, यहां का टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर जहां भी लो होगा एयर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, हाई एयर प्रेशर आपका जो है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी यहां पर एज कंपेयर टू कम है, और दूसरा आपका एक लार्ज वाटर बॉडी है जिसकी वजह से मॉइस्चर भी इस एयर के अंदर ज्यादा होगा। ड्यू टू दैट क्या होगा, इंडियन ओशन इज कूलर देन लैंड, सो हायर प्रेशर फॉर्म्स ओवर द सी, एयर मूव्स, ये भी आप याद रखिएगा कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, क्योंकि लो प्रेशर एरिया में टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपका एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर विंड इट ऑलवेज राइजेस अप। अब उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए आपकी हाई प्रेशर विंड उस तरफ चलती है। एज दिस विंड इट कैरीज द मॉइस्चर from the Arabian Sea, from the Bay of Bengal, when wind reaches the land and it reaches into the mountainous areas, तो आपको पता है एयर राइजेस, जब वो राइज होगी उसका कंडेंसेशन होगी, उसका जो मॉइस्चर है, देन
cool down होगा, and water in the air, it turns into the clouds, and a heavy rainfall in northern and northeastern parts of Pakistan is experienced. ठीक है, तो shortly अगर आप देखें तो आपके टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं दे कॉज द मॉनसून रेनफॉल. इसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स डायरेक्शन. तो सिर्फ फॉर्मेशन में, कॉजेज में आपकी मॉनसून रेनफॉल इज रिक्वायर्ड. यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर. High temperature, low temperature. Then if low temperature, high जो है आपका pressure would be high. High pressure winds, they move towards the low pressure area, and due to the orographical features, due to relief then and जो air का rise होना है उसकी वजह से फिर आपकी बारिशें होती हैं. एंड दिस सिस्टम इट कम्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन पाकिस्तान. समटाइम्स अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून भी होता है, समटाइम्स लेट अराइवल ऑफ मॉनसून भी होता है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड एंड हाईलैंड रीजन्स इंक्लूडिंग द सीजनल वेरिएशंस. अब अगर हम बात करें तो हमारे जितने माउंटेनियस एरियाज हैं उसको आपका एग्जामिनर हाईलैंड जोन में जो है वो कर रहा है. ठीक है, वैसे तो हम इसको हाईलैंड जोन को कॉन्टिनेंटल जोन में भी अपन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट हेयर हाईलैंड जोन है. तो हाईलैंड जोन में भी देखें आपका डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होगा. जैसे जैसे माउंटेनियस एरियाज में भी यू आर कमिंग टूवर्ड्स द साउथ, यू आर कमिंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो आपकी हाइट भी कम होती है और आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट होती है. इन द एक्सट्रीम नॉर्थ आपको पता है टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, और इन विंटर्स प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन फॉर्म ऑफ स्नो. ठीक है, कोल्ड विंटर्स होती हैं. एंड इफ यू लुक ओवर हियर इन वेस्टर्न माउंटेन्स तो कूल टू कोल्ड विंटर्स होती हैं, माइल्ड टू वार्म समर्स होती हैं, विंटर रेनफॉल होती है यहाँ पर, और विंटर रेनफॉल इज अगेन इन फॉर्म ऑफ स्नो. ठीक है, फिर अगर आप बात करते हैं सेमी एरिड टू एरिड क्लाइमेट की, तो आपका ये जो सेमी एरिड में पंजाब के पार्ट्स आ जाते हैं एक्सक्लूडिंग द डेजर्ट एरियाज, और एरिड में आपके कंप्लीट डेजर्ट एरियाज आ जाते हैं. जैसे थर डेजर्ट है, यहाँ पर आपका खरान डेजर्ट आ जाता है, और आपके इसमें कंप्लीटली ड्राई एरियाज आते हैं जहां पर बारिशें बहुत कम होती हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा आपका विंड सिस्टम, आपका रेनफॉल सिस्टम जो है इन एरियाज में एंटर नहीं होता. प्लस यहाँ पर वाटर भी इतना अवेलेबल नहीं है कि सिंपली कन्वेक्शनल करंट्स बन के बहुत ज्यादा बारिशें. तो ड्यू टू दैट ये एरियाज जो आपके हैं यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल कम होगी. आपके जो एरिड एरियाज हैं वहां पर हॉट समर्स होंगी, कूल विंटर्स होंगी, मॉनसून रेनफॉल होगी, और विंटर्स में रेनफॉल की अमाउंट जो है वो कम होगी. फिर आपके कोस्टल एरियाज हैं तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंस्ड, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इसको इफेक्ट करती हैं. एरिड एरिया की एग्जांपल्स में आप जागी की एग्जांपल दे सकते हैं, आप थर डेजर्ट की एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, और कोस्टल क्लाइमेट में आप कराची और ग्वादर की एग्जांपल दे सकते हैं. सेमी एरिड में आप लाहौर की एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, आप मुल्तान की एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर. और जो आपके हाईलैंड क्लाइमेट है इसमें आप गिलगित, स्कर्दू नॉर्दर्न माउंटेन्स में दे सकते हैं, और वेस्टर्न में आप इसमें कोयटा रीजन की एग्जांपल दे सकते हैं. आप किसी एक वेस्टर्न माउंटेन्स की यहाँ पर बात कर सकते हैं. दिस इज हाउ इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज डिफरेंट. अगर आप माउंटेनियस एरियाज की, नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो ये हमारा वो पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर तरह के सोर्स से रेनफॉल रिसीव करता है. नाउ इन्फ्लुएंस, अगला आपका जो कंटेंट है स्पेसिफिकेशन का, इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर, आइस एंड स्नो. अब इन्फ्लुएंस एग्जामिनर आपको कह रहा है, तो इन्फ्लुएंस में इसके बेनिफिट्स भी आ सकते हैं और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं. देखें, लो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि आपका प्रेसिपिटेशन वुड बी इन स्नो. तो स्नो जब मेल्ट होगी तो इट वुड बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ वाटर. तो जो आपके लो टेम्परेचर है उसकी वजह से ग्लेशियर्स बनेंगे, और ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे तो वाटर सप्लाई होगी. फिर इस तरह का जो क्लाइमेट है इट इज अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. स्नोई सीनरीज जो है दे अट्रैक्ट टूरिस्ट which create seasonal jobs in these areas.
फॉर एग्जाम्पल हुंजा वैली है, स्कर्दू है, गिलगित है, ये एरियाज दे आर सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इन विंटर सीजन, तो आपका टूरिज्म इंक्रीज होता है। फिर आपके जो स्नो फेड रिवर्स हैं उनमें पानी की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, जो कि आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन में पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करेंगे। फिर आपका नेचुरल कूलिंग एंड प्रिजर्वेशन सिस्टम आपको, और ये तो सिंपल सा एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट अगर आपको ना याद आए तो आप यहां पर ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ग्लेशियर फॉर्मेशन जो कि लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है कि precipitation would be in form of snow, melting of the snow will increase the river discharge, water can be stored into dams which can later on be used for the generation of hydroelectricity and for agricultural purposes. These are the positive impacts of low temperature ice and snow. Now, if we look into the negative impacts, problems, challenges which are caused by snow, आइस एंड लो टेम्परेचर, तो ट्रांसपोर्ट डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि रोड्स दे गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू द स्नो एंड आइस। फॉर एग्जाम्पल कराक्रम हाईवे मोस्टली इज क्लोज्ड इन विंटर सीजन, ठीक है। फिर ड्यू टू दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्नो की वजह से, आइस की वजह से, कम टेम्परेचर की वजह से आपका ग्रोइंग सीजन बहुत कम हो जाता है, जो कि लोगों को जो है उनकी फूड सप्लाईज भी इफेक्ट होती हैं। वहां पर आपकी जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो आपकी पॉवर्टी को इंक्रीज करती है, ठीक है, फूड शॉर्टेजेस हो जाती हैं। फिर लाइफ स्टॉक इश्यूज आते हैं जिसमें आप देखें तो आपका एनिमल्स दे सफर फ्रॉम कोल्ड एंड लैक ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई ट्रांसह्यूमन्स एक्टिविटीज आर एक्सपीरियंस्ड इन दोज एरियाज, ठीक है। और अगर बात करें तो सीजनल टूरिज्म लॉस होता है। आप अगर देखें कंपेयर, ऑल्दो टूरिज्म एक्टिविटीज रहती हैं, वो लोग जो स्नो जिनको अट्रैक्ट करती है या जो कूलर टेम्परेचर्स में जाना चाहते हैं, जो स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो गो इन विंटर्स। बट ऑन द अदर हैंड इफ वी कंपेयर इट विद समर सीजन, तो आपका जो कम टूरिस्ट जाते हैं इन विंटर्स एज कंपेयर टू समर्स, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स सच एज एवलांचेस, landslides and floods are the common. For example, people in Hunza Valley, they face avalanches risk. Remote areas cannot sell their products, fruits, handicrafts, and wastage of goods, which lead towards the economic loss in these areas. तो इस तरह से आपके जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करे इन्फ्लुएंस का, तो इन इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरह का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर वो स्पेसिफिक आपसे नेगेटिव इंपैक्ट पूछे तो आपने इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, प्रॉब्लम्स बतानी है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स पूछेगा तो सिर्फ आपने पॉजिटिव की बात करनी है। बट ओवरऑल अगर इन्फ्लुएंस आता है किसी भी जगह पर, किसी भी टॉपिक में इन ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस, सिंपली इन्फ्लुएंस आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फ्लुएंसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ रेन स्टॉर्म एंड फ्लडिंग इन पाकिस्तान। तो रेन स्टॉर्म एग्रीकल्चर, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। देखें, बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में बेनिफिट भी है, प्रॉब्लम भी है। फ्लडिंग का अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि फ्लडिंग और जो रेन स्टॉर्म है वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पे पूछता है, इंडस्ट्री पे पूछता है और कम्युनिकेशन पे पूछता है इसके इंपैक्ट्स। तो हमने भी इन तीन चीजों को स्पेसिफिकली लेके बताना है कि रेन स्टॉर्म और फ्लडिंग क्या पॉजिटिव इंपैक्ट करती है इन एक्टिविटीज पे और किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट करती है इन्हीं एक्टिविटीज पे। तो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो with the rainstorm and flooding there is more water availability for the crops, soil की fertility increase होती है with the alluvium deposition, ठीक, जो लैंड को और फर्टाइल करती है, और रेन इंक्रीजेस द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज लेवल एज वेल, आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड क्रॉप डिस्ट्रक्शन होती है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप, राइस क्रॉप इस वक्त ग्रो हो रही होती है, तो हैवी फ्लड्स दे कैन डिस्ट्रॉय द स्टैंडिंग क्रॉप्स। फिर बहुत ज्यादा पानी आपके बहुत सारी लैंड को वाटर लॉक्ड और सलीन भी कर देता है। फर्दरमोर animals may drown or die due to the diseases caused by rainstorms and flooding. Next, impact of rainstorm and flooding on industry. Benefits में
water for the industry. Many of the industries, almost all the industries, उनकी basic requirement water है. Textile, sugar, beverages industry, pharmaceutical industry, and many other industries, they need water. तो आपकी वाटर सप्लाईज जो है वो हाई हो जाती है. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को पावर सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है. प्रॉब्लम अब ये है कि फ्लड वाटर इट कैन डिस्ट्रॉय मशीनरी एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, वर्क स्टॉप्स ड्यू टू पावर कट्स एंड ट्रांसपोर्ट इश्यूज. और आपका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड मे बी ड्यू टू द फ्लड्स दे कैंट बी ट्रांसपोर्टेड ऑन टाइम. For example, industries in Sindh, and industries in Punjab during the flood seasons, they affect badly. Furthermore, अगर हम communication पे इसका इफेक्ट देखें, रेन स्टॉर्म और फ्लडिंग का, तो बेनिफिट्स क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि पाकिस्तान में it is very limited. As Indus River, it meanders a lot. That's why इतना ज्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा. पॉजिटिव बहुत कम इम्पैक्ट है. इट इज ओनली इन दैट वे जब आप वाटर सोर्सेज को इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम्युनिकेशन के लिए ये प्रॉब्लम्स ही फ्लड्स और रेन स्टॉर्म्स क्रिएट करते हैं. रोड एंड रेलवे डैमेजेस, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शंस, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स. Floods along the river Indus, they often disrupt roads and railway network. This is how rainstorms and floods they influences the agriculture, industry, and communication. Then we have the problems caused by droughts and shortage of water supply on agriculture. शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है आपकी प्रोडक्शन कम होगी, बिकॉज क्रॉप्स की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इट इज वाटर. तो वाटर शॉर्टेज आपकी क्रॉप यील्ड को इफेक्ट करती है. ठीक है, आपकी क्योंकि स्वीयर ड्राउट्स जो होते हैं दे कैन कंप्लीटली डैमेज द क्रॉप. आपकी कंडीशंस, जो सॉइल की कंडीशंस है वो ड्राई हो जाती हैं, फर्टिलिटी उसकी लूज होती है, सैलिनिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, और लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हमारा एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है. तो जहां पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे विद द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, हम लाइफ स्टॉक की भी बात करेंगे. तो शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फॉडर फॉर द एनिमल्स, इट रिड्यूसेस द मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन. फिर आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि जब फार्मिंग एक्टिविटीज आपकी इतनी ज्यादा नहीं होंगी तो इससे फिर क्या होगा, आपका फार्मिंग एक्टिविटीज ना होने की वजह से आप का जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम होगी. ठीक है, एंड मे बी पीपल मूव टू अर्बन एरियाज. और फिर आप जब ड्राउट्स में शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसको उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसको उस गैप को प्रिजर्व करने के लिए जब आप आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल करते हो तो दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव. ट्यूबवेल्स हैं, पंप्स हैं, वो बहुत उसकी हाई फ्यूल कॉस्ट होती. ठीक है, तो आपके ड्राउट्स जो हैं आपके सिंपल इरिगेशन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं. और इसमें अगर आप एग्जांपल दे दें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जहां पर ड्राई कंडीशंस हैं, जहां पर आपकी बारिशें भी कम हैं और सोर्स ऑफ इरिगेशन भी कोई बड़ा मौजूद नहीं है, सच एज थर डेजर्ट है, बलूचिस्तान रीजन्स है, चावी रीजन्स हैं, तो वहां पर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत लो मिलेगी. देन इंडस्ट्री पे क्या प्रॉब्लम्स आती है? आपका अगला जो कंटेंट है, एंड दिस इज द लास्ट कंटेंट, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ड्राउट्स एंड शॉर्टेजेस ऑफ वाटर सप्लाई ऑन इंडस्ट्री. It reduces the industrial production because many of the industries they depend on water. आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर डाइंग, प्रिंटिंग, वॉशिंग, ये सारा आपका वाटर पे डिपेंड करता है. ठीक है, फिर आपकी बेवरेजेस इंडस्ट्री है, फिर आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि पानी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो क्या होगा, विद द ड्राउट्स, विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर, आपकी प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. शॉर्टेज ऑफ वाटर है तो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कम होगी, विच लेड टू द लोड शेडिंग विच इफेक्ट्स द इंडस्ट्रियल वर्क. ठीक है, और फिर आपका जो है वो रॉ मटेरियल्स
जो है वो कम मिलेंगे इंडस्ट्री को। देखिए, पानी कम होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को पानी कम मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपका वाटर शॉर्टेज इट इम्पैक्ट्स ऑन इंडस्ट्रीज। पहले हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है और अब इंडस्ट्रीज पढ़ा है, और इसी तरह से देन इट विल लीड टूवर्ड्स द लॉस ऑफ एक्सपोर्ट्स इफेक्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। दैट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेट। एक दफा फिर हम अपनी जो है वो इसको चेक करते हैं कि वेदर कोई टॉपिक हमारा फ्रॉम द सिलेबस इज लेफ्ट और नॉट। इफ वी लुक इनटू द सिलेबस तो लास्ट टॉपिक हमारा यही था, द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ड्राउट्स एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नाउ 1 मिनट के लिए अगर आप इस स्पेसिफिकेशन पे देखें तो this video is completely according to the Cambridge syllabus. After watching this video, you would be able to attempt all the past paper questions related to the climate topic. Thank you so much. Allah Hafiz.